नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। श्री गणेश करते अपन आज की क्लास का फिजिक्स की क्लास का। दोस्तों अपन फिजिक्स में सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 से करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसलिए अपन फिजिक्स की जो शुरुआत करेंगे अपन फर्स्ट सेमेस्टर की बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर के अनुसार वो चैप्टर नंबर 4 से करेंगे। चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पदार्थ का गुणधर्म। पदार्थ का गुण, पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं या पदार्थ के कौन कौन से गुणधर्म हैं उसके बारे में दोस्तों अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे, इसमें पहला जो टॉपिक अपना वह है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हिंदी में बोला जाता है पदार्थ की सामर्थ्य। पदार्थ की सामर्थ्य। दोस्तों टॉपिक को मैं समझाते हुए चलूँगा, जो भी परिभाषा है उसे मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, और जो भी मैं आपको समझाऊंगा, जो भी मैं बोलूँगा, एक एक चीज़ आपके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ जो है दोस्तों वो आपको स्टडी जोन क्लासेस की ऐप के अंदर मिलेगी। अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, द्रव की सामर्थ्य की। क्या होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? तो दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है द्रव सामर्थ्य कहलाती है। तो दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? पदार्थ की, भाई पदार्थ कैसा है, लिक्विड है, ठोस है, गैस है, बहता है, क्या करता है, तो उसके गुणों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं कि पदार्थ कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो पदार्थ के व्यवहार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान की जो वह शाखा है जिसमें पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो पहली परिभाषा अपनी कंप्लीट होगी, इसकी डेफिनेशन आपको जो पीडीएफ नोट्स है उसमें मिल जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पदार्थ के विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? अपन ये तो जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ द्रव होता है, ठोस होता है, गैस होता है। लेकिन आज दिन तक पदार्थ की परिभाषा अपन को पता है, रटी है चीजें अपन ने आज दिन तक। दोस्तों आज से अपन जो भी पढ़ेंगे फिजिक्स में समझ के वो पढ़ेंगे, रटते हुए कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो करते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों कोई भी कण जो स्थान घेरता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। कोई भी कण जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की परिभाषा क्या होगी कि कोई भी कण जो स्थान घेरता है या जगह घेरता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जनरली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अपन यहाँ 2 प्रकार के पदार्थों की बात करेंगे, ठोस पदार्थ और सेकंड है द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ एक गैस होता है, हालांकि गैस द्रव का पार्ट होता है। अपन यहाँ जो बात करेंगे 2 प्रकार के पदार्थों की बात करेंगे, ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ। तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में हमने पढ़ा, द्रव की सामर्थ्य क्या होती है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव के व्यवहार के बारे में या पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, द्रव सामर्थ्य कहलाती है। इसके बाद हमने बात की पदार्थ क्या कहलाता है? कोई भी कण जो स्थान घेरता है या जगह घेरता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ठोस पदार्थ और एक द्रव पदार्थ। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है मेरा वह है पदार्थ के यांत्रिक गुण। अगला जो टॉपिक है अपना वो क्या है? पदार्थ के यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण दोस्तों अभी समझते हुए चलना है केवल आपको, ना तो कुछ लिखना है ना कुछ करना है, बस आपको समझते हुए चलना है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। ये सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में ऐप के अंदर पीडीएफ में मिल जाएंगे। उस पीडीएफ से देख के आप खुद की राइटिंग में नोट्स बना लेना, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊँ तब समझना है, नोट्स बाद में बनाना है पीडीएफ में से देख के, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के यांत्रिक गुण। कौन कौन से यांत्रिक गुण होते हैं पदार्थ के? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रत्यास्थ पदार्थ। प्रत्यास्थ पदार्थ जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है दोस्तों? इलास्टिक मटेरियल, प्रत्यास्थ पदार्थ। दोस्तों मान लो कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ की बनी हुई एक छड़ है, इस छड़ पे मैंने बाह्य बल लगाया F। इस बाह्य बल के कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया। इसकी लंबाई मान लो पहले L थी, दोनों तरफ मैं इसे पकड़ के खींच रहा हूँ तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और इसकी लंबाई बढ़कर L प्लस डेल्टा L होगी। ये मैंने मान लिया। कितनी होगी? L प्लस डेल्टा L। अब दोस्तों अगर ये बाह्य बल मैं हटा दूँ, बाह्य बल हटाने के बाद ये पदार्थ जो छड़ है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, यानी इसकी लंबाई वापस क्या हो जाए? L हो जाए, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाता है। यानी ऐसा पदार्थ जिस पर बाह्य बल हटाने पर वह पदार्थ उसकी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहा जाता है, इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है। यानी ऐसा पदार्थ जिस पर बाह्य बल लगाने पर तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, यानी उसमें विक्षेपण हो जाए, लेकिन बाह्य बल हटाने पर यदि वो उसकी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है माइल्ड स्टील। इसका जो उदाहरण होता है दोस्तों क्या होता है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील ये सब कुछ नोट्स में लिखे हुआ मिलेगा, तो उसको टेंशन आपको नहीं लेनी, बस आपको भी समझना है, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिस पर बाह्य बल हटाने पर वो अगर वो उसकी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो ऐसा पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है, इसका उदाहरण जो है क्या दोस्तों? माइल्ड स्टील है। क्या है? माइल्ड स्टील, ठीक है। तो अपन ने बात करी है इलास्टिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। इसके बाद अपन अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, अगले गुणधर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला गुणधर्म अपन ने बात करी प्रत्यास्थ पदार्थ की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं पदार्थ के सेकंड प्रॉपर्टी की, सेकंड गुणधर्म की। और सेकंड गुणधर्म है प्लास्टिक मटेरियल। सेकंड क्या है? प्लास्टिक मटेरियल, जैसे हिंदी में बोला जाता है सुगट्टे पदार्थ। सुगट्टे पदार्थ जिसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। क्या होता है प्लास्टिक मटेरियल, उसे अपन समझते हैं। दोस्तों मान लो ये वापस किसी पदार्थ की बनी एक छड़ है, इस पर मैंने बाह्य बल लगाया F। बाह्य बल लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होगी और लंबाई होगी L प्लस डेल्टा L। लेकिन दोनों इस बार क्या हुआ? ये बाह्य बल हटाने के बाद भी वस्तु इसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आई, यानी उसकी लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो यदि बाह्य बल हटाने पर यदि वस्तु उसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है, यानी उसमें विरूपण हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को सुगट्टे पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुगट्टे पदार्थ कहा जाता है, प्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है, जो कि बाह्य बल हटाने पर ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, ठीक है। प्लास्टिक जो पदार्थ होता है उसमें बाह्य बल हटाने, उसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन हो जाता है और बाह्य बल हटाने पर उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और प्लास्टिक मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वह है दोस्तों रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल यानी दृढ़ पदार्थ, हिंदी में बोले तो दृढ़ पदार्थ। दृढ़ पदार्थ में काफी कैटेगरी आती है, ठीक है। यानी दोस्तों जैसे कांच है, जैसे ब्रिटलनेस भी कहा जाता है, ब्रिटल पदार्थ भी कहा जाता है, यानी किसी पर हम बाह्य बल लगाने पर पदार्थ टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्रिटल पदार्थ या रिजिड मटेरियल कहा जाता है। तो ऐसा पदार्थ जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उसे ब्रिटल मटेरियल या रिजिड मटेरियल कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपन ने बात करी यांत्रिक गुणधर्म के बारे में। पदार्थ के 3 प्रकार के यांत्रिक गुणधर्म होते हैं जनरली। पहला प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थ पदार्थ, सेकंड सुगट्टे पदार्थ जिसे अपन प्लास्टिक मटेरियल बोला जाता है और इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोला जाता है। तीसरा रिजिड मटेरियल, ठीक है, रिजिड
मटेरियल। तो पहला प्रत्यास्थ पदार्थ, यदि किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर से बाह्य बल हटाने पर वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो उसे अपन प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। अगर उसमें विरूपण हो जाए, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आए, तो उसे अपन प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। और बाह्य बल लगाने पर टूट जाए, बिखर जाए, तो उसे अपन रिजिड मटेरियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात करिए अपन ने पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों अपन अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगला जो टॉपिक है अपना वह है पदार्थ पर लगने वाले बलों के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक है अपना पदार्थ पर लगने वाले बलों के प्रकार। बलों के प्रकार। तो अगला टॉपिक क्या होगा दोस्तों अपना? पदार्थ पर लगने वाले बलों के प्रकार। पदार्थ के बारे में अपन ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे पदार्थ पर कौन कौन से प्रकार के बल लग सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस। तो ठीक है दोस्तों, पदार्थ पर लगने वाले बलों के प्रकार के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पदार्थ पर कौन कौन से प्रकार के बल लगते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं तनाव बल की। किसकी बात करते हैं? तनाव बल की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टेंसाइल फोर्स। क्या बोला जाता है? टेंसाइल फोर्स। क्या होता है दोस्तों तनाव बल? तनाव बल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जिससे वस्तु को खींचा जा सकता है, अर्थात वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने की संभावना रहती है। दोस्तों, एक वस्तु है जिसकी लंबाई L है, या कोई छड़ है जिसकी लंबाई L है। इसको अपन इधर भी बल F लगा रहे हैं, इधर भी बल F लगा रहे हैं। अगर एक ही तरफ बल F लगाएंगे तो ये वस्तु इधर आ जाएगी आगे, मतलब खींचेगी। तो खींचने के लिए, इसकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए दोनों तरफ से अपन को इसको खींचना पड़ेगा, दोनों तरफ से इसको बल लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, इसकी लंबाई में तो वृद्धि हो जाएगी बल लगाने पे, लेकिन इसकी चौड़ाई में, और अगर इसका वृत्ताकार है तो इसके व्यास में और इसकी मोटाई में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्योंकि लंबाई में वृद्धि होगी तो इसकी चौड़ाई में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अगर ये वृत्ताकार छड़ है तो इसके व्यास में कमी आ जाएगी, इसकी मोटाई में कमी आ जाएगी। तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी इस बल के कारण, लेकिन बाकी सभी में क्या आ जाएगी? कमी। लंबाई बढ़कर हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। तो तनाव बल एक ऐसा बल है जिससे वस्तु को खींचा जा सकता है, अर्थात वस्तु की लंबाई में वृद्धि की जा सकती है। तो तनाव बल की परिभाषा क्या होगी कि किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जिससे वस्तु को खींचा जा सकता है या वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने की संभावना होती है, ऐसे बल को तनाव बल कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करें तो लंबाई में तो क्या होगी? वृद्धि होगी। लंबाई में क्या होगी? यहाँ पे वृद्धि होगी, और वृद्धि होकर लंबाई कितनी हो जाएगी? L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। दोस्तों, इसकी चौड़ाई में क्या होगी? कमी होगी। चौड़ाई में क्या होगी? कमी होगी। कमी होने के बाद चौड़ाई हो जाएगी B माइनस डेल्टा B। डेल्टा यानी इसमें परिवर्तन। डेल्टा किसको दर्शा रहा है? परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो बीच में प्लस आएगा, और कमी होगी तो बीच में क्या आएगा? माइनस। क्योंकि वृद्धि होने के बाद बढ़ती है, बढ़ती यानी कुछ जुड़ा, और कमी हो रही है इसका मतलब कुछ घटा। तो कमी हो रही है तो बीच में माइनस, और बढ़ती है तो बीच में प्लस। तो लंबाई में वृद्धि होगी तो चौड़ाई में कमी होगी। इसकी मोटाई की अगर अपन बात करें तो मोटाई में भी क्या होगी? कमी होगी। तो मोटाई T माइनस डेल्टा T हो जाएगी। अगर दोस्तों ये छड़ वृत्ताकार छड़ होती, ठीक है, वृत्ताकार छड़ होती, तो इसके व्यास में भी कमी होती। व्यास में भी क्या होती? कमी होती। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको अपन को ध्यान रखना है। कब? जब कौन सा बल लग रहा हो? तनाव बल लग रहा हो। कौन सा बल लग रहा हो? तनाव बल लग रहा हो। तो पहला प्रकार का बल हो गया तनाव बल। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं सेकंड प्रकार के बल की। सेकंड प्रकार का जो बल है वह है संपीड़न बल। कौन सा है? सेकंड प्रकार का जो बल वस्तु पर लग सकता है वह है दोस्तों संपीड़न बल। कौन सा है? संपीड़न बल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या बोला जाता है? कंप्रेसिव फोर्स बोला जाता है, संपीड़न बल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों,
क्या होता है कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़न बल। मेरे मित्रों अच्छे से समझना, ढंग से समझना, तभी बात बनेगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा, देवताओं, ठीक है। तो समझने में कंजूसी मत करना। यह है बच्चों अपने पास एक छड़, वही जिसकी लंबाई क्या है, एल है। लेकिन दोस्तों इस बार अपन इसको दबा रहे हैं, पहले खींच रहे थे, इस बार इसको दबा रहे हैं, कंप्रेस करेंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी। इसको दबा रहे हैं तो इसकी लंबाई में कमी होगी, ये लंबाई कम होगी और लंबाई कम होकर कितनी हो जाएगी, एल माइनस डेल्टा एल। कमी हो रही है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। तो संपीड़न बल एक ऐसा बल होता है जो वस्तु की लंबाई में क्या करता है, कमी करता है, और इस बल के द्वारा अपन वस्तु को या छड़ को दबाने का क्या करते हैं, प्रयास। अब दोस्तों यहाँ पे लंबाई में तो क्या हो जाएगी, लंबाई में कमी हो जाएगी, और लंबाई में कमी हो जाएगी तो बाकी इन सब में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो लंबाई में तो कमी होगी, एल माइनस डेल्टा एल हो गया, बाकी चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी, मोटाई में वृद्धि हो जाएगी, और व्यास में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तनाव बल और संपीड़न बल आपको समझ में आ गया। वह वृद्धि होगी तो बीच में प्लस, कमी होगी तो बीच में माइनस। तो संपीड़न बल की परिभाषा क्या होगी कि किसी पदार्थ पर लगाया गया वह बल जो पदार्थ की लंबाई को घटाने का कार्य करता है, संपीड़न बल कहलाता है, कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको पीडीएफ के हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी। नोट्स आप ऐप के अंदर से जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है। और खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाना बच्चों, अगर खुद की राइटिंग में नोट्स नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन अगले बल की। अगला जो बल है वह है कर्तन बल, शियर फोर्स, जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे प्रकार का बल जो होता है शियर फोर्स। पहला बल अपन ने पढ़ा तनाव बल, टेंसाइल फोर्स। दूसरा बल अपन ने पढ़ा संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स। तीसरा बल जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है शियर फोर्स। शियर फोर्स जिसे बोला जाए तो हिंदी में बोलते हैं कर्तन बल। क्या बोलते हैं, कर्तन बल। क्या बोलते हैं, कर्तन बल। दोस्तों मान लो ये एक छड़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है। अब इस छड़ पर बल अपन इसके अक्ष के समांतर लगा रहे हैं, इस छड़ की अक्ष के क्या लगा रहे हैं, समांतर, यानी इस प्रकार से बल F लगा रहा है। जैसे मान लो ये मेरे पास दोस्तों ये बुक है, ठीक है, ये बुक है अपने पास। इस बुक पर मैं ये सतह जो है, इस सतह पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, यानी इस सतह के, इस बुक की सतह के समांतर अगर कोई बल लगा रहा हूँ तो इस प्रकार का बल क्या कहलाता है, शियर फोर्स कहलाता है, कर्तन बल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसा बल जो किसी वस्तु या किसी छड़ की अक्ष के समांतर लगता हो उसे कर्तन बल कहा जाता है, उसे कर्तन बल कहा जाता है। हालांकि इसकी एक परिभाषा और होती है, ठीक है। तो ऐसा बल जो किसी भी अक्ष के समांतर लगे। अब मान लो दोस्तों ये तो अक्ष है किसकी, छड़ की। अब एक इसका लंबवत अक्ष ये है, इस अक्ष की लंबवत अक्ष ये है, तो इस अक्ष की लंबवत अक्ष के तो क्या है, ये लंबवत लग रहा है। तो किसी भी छड़ की अक्ष के जो लंबवत यदि कोई बल लगे तो उसे अपन शियर फोर्स कहते हैं। या तो इस अक्ष के समांतर, या जो छड़ का लंब है इसके लंबवत, ये लंब ऐसे है तो इसके लंबवत लग रहा है, तो इसकी अक्ष के तो समांतर और इसके लंब के लंबवत यदि कोई बल लग रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है, कर्तन बल कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी आपके नोट्स में लिखी हुई है। हालांकि आप तो यही याद रखो कि ऐसा बल जो किसी भी पिंड, किसी भी वस्तु या किसी की छड़ की अक्ष के समांतर लगता है, ऐसे लगता है, समांतर लगता है, तो ऐसा बल शियर फोर्स कहलाता है, कर्तन बल कहलाता है। मेरे हिसाब से तीनों प्रकार के बल आपको कंप्लीट समझ में आएंगे होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो तीन प्रकार के बल यहाँ पर पदार्थ पर लगते हैं, एक तो तनाव बल, एक संपीड़न बल और एक कर्तन बल। ऐसा बल जो छड़ की लंबाई में वृद्धि कर दे तनाव बल कहलाता है,
जो लंबाई में कमी कर दे संपीड़न बल कहलाता है। जो छड़ की अक्ष के समांतर लगता है कर्तन बल कहलाता है, शियर फोर्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने बात करी पदार्थ की सामर्थ्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं, उसके यांत्रिक गुणधर्म क्या होते हैं, और पदार्थ पे कौन कौन से प्रकार के बल लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, और अगला जो टॉपिक है अपना वो है प्रतिबल। क्या है? प्रतिबल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेस। क्या बोला जाता है? स्ट्रेस। क्या होता है प्रतिबल? इस प्रतिबल के बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिबल का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से अपन यहाँ पे परिभाषा बनाते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ये एफ बल होता है और ये क्षेत्रफल होता है। ये प्रतिबल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देना, इसे सिग्मा बोलते हैं। ये पेपर में नहीं लिखना है कि सिग्मा बोलते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप भविष्य में बोल नहीं जाओ। पेपर में मत बोलना कि देवता इसे सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से प्रतिबल की परिभाषा बनती है कि एक छड़ है जिसकी लंबाई L है और इस छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो किसी वस्तु या किसी छड़ के एकांक क्षेत्रफल पर इसका मान 1 कर दूं मैं, इसका मान 1 कर दूं क्षेत्रफल का, तो सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा? F के बराबर आ जाएगा। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बाह्य बल उस वस्तु पर प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। एक परिभाषा तो ये बन गई। दूसरी परिभाषा, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से दो परिभाषा बन सकती है, अपन को परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो परिभाषा तो अपन बना सकते हैं। किसी भी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है, या बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहा जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसके मात्रक की अपन बात करें, इसके यूनिट की अपन बात करें, तो दोस्तों मात्रक के बारे में डिटेल्स अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। मात्रक, हालांकि मात्रक आप क्लास 10 पास करके आए हो तो सब कुछ आप जानते हो। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बटा का बटा क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से प्रतिबल स्ट्रेस आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत स्ट्रेस प्रतिबल में आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ऐसे खींचेगा आपका सिलेबस, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैं समझाते हुए चलूँगा और एक एक चीज़ नोट्स की PDF में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो उस PDF को डाउनलोड करके नोट्स आपको वहाँ से बनाना है। ये बात जरूर है, खुद की राइटिंग में आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, तभी बात बनेगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक अपना वो है विकृति। क्या है दोस्तों? विकृति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेन। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्ट्रेन। क्या होती है विकृति, उसे अपन समझते हैं। दोस्तों एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, इस पे मैंने एक तनाव बल टेंसाइल फोर्स F लगाया, इसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि होगी और लंबाई बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो गई। ठीक है, तो दोस्तों लंबाई में कितना परिवर्तन आया, यहाँ पे अपन निकालेंगे लंबाई में कितना परिवर्तन आया। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन कैसे निकालते हैं दोस्तों? लंबाई में परिवर्तन निकालेंगे अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, ऐसे निकालते हैं लंबाई में परिवर्तन। अंतिम लंबाई कितनी होगी? L प्लस डेल्टा L, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L, तो L से L कट गया, कितना आ गया? डेल्टा L। तो दोस्तों यहाँ से लंबाई में परिवर्तन कितना आ गया? लंबाई में परिवर्तन आ गया अपने पास, लंबाई में परिवर्तन कितना आ गया? डेल्टा L। तो नाउ
लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है। लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। ये किसका चिन्ह है दोस्तों? एप्सिलॉन। समझने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। किसका चिन्ह है? एप्सिलॉन का। तो लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। या दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है कि इकाई लंबाई में परिवर्तन विकृति कहलाता है। इसका मान 1 कर दें तो लंबाई में परिवर्तन किसके बराबर रहेगा? विकृति के बराबर। तो इकाई लंबाई में परिवर्तन विकृति कहलाता है, या लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। इसके मात्रक की दोस्तों अपन बात करें, इसके यूनिट यानी इसके मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक बोले चाहे लंबाई में परिवर्तन का मात्रक बोले, अंतिम लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई घटेंगे तभी कुछ ना कुछ तो मान आएगा और वो लंबाई का ही आएगा। तो लंबाई में परिवर्तन और लंबाई का मात्रक सेम होता है, तो यहाँ से मीटर से लंबाई में परिवर्तन का मात्रक भी मीटर और प्रारंभिक लंबाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी मात्रकहीन राशि है। तो दोस्तों बात करें अपन ने किसके बारे में? विकृति के बारे में। तो दोस्तों प्रतिबल हमने पढ़ा और विकृति हमने पढ़ी। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सभी के कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको इसे समझना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, चलें आगे। तो आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक अपना हुआ है हुक का नियम। हुक का नियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, 100% पेपर में आएगा। हुक का नियम क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हुक का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? हुक बाबा के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत जो विकृति, जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात हुक का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, मैंने एक शब्द बोला है प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत। तो दोस्तों हर एक चीज की लिमिट होती है, उसी प्रकार फोर्स लगाने में भी कोई लिमिट है। किसी छड़ पर, किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे तो अधिकतम बल जहां तक वो अपने विरूपण का गुण नहीं खोता हो वो क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ सीमा। यानी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, जहां पर फोर्स हटाने पर अगर वस्तु उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो जो मैक्सिमम लिमिट रहती है फोर्स लगाने की वो क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। तो हुक बाबा ने क्या कहा कि इस नियम के अनुसार, हुक बाबा के नियम के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। विकृति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से, ठीक है दोस्तों। और जब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। विधाता ने कहा है कि जब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कैपिटल ई आएगा। क्या आएगा? कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन। तो दोस्तों यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, कैपिटल ई बराबर
सिग्मा बटा एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को मैं नीचे बटा में ले जा सकता हूँ। ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन। और यहाँ पे जो ई है दोस्तों, ये प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक, या यंग मापांक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक। ठीक है, तो ये हुक का नियम हो गया दोस्तों। इस कैपिटल ई के मात्रक की अपन बात करें, इसके यूनिट की अपन बात करें, तो इसका मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों एप्सिलॉन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। तो जो प्रतिबल का मात्रक होगा, जो सिग्मा का मात्रक होगा, वही कैपिटल ई का मात्रक होगा। तो ई का मात्रक भी क्या होगा? सिग्मा का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी अपन ने पढ़ा सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सिग्मा का मात्रक होता है। और जो सिग्मा का मात्रक होगा वही ई का मात्रक होगा, क्योंकि एप्सिलॉन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगर फोर्स को न्यूटन में लोगे तो ये मीटर में आएगा, या अगर फोर्स को आप किलोग्राम में लोगे मीटर की जगह, तो यहाँ मीटर की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? ई का या सिग्मा का। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार आप अच्छे से देख लो। मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, आग लग जानी चाहिए भैया रिजल्ट के अंदर। जब आपका रिजल्ट आए तो आग लग जानी चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से अपन फिजिक्स पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपन ऐप के अंदर मैथ पढ़ रहे हैं। जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है मैथमेटिक्स का, उन्हें पता है किस प्रकार से अपन मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब अपन ने जो भी अभी पढ़ा हुक के नियम में या तनाव बल के आधार पर, इसके आधार पर एक स्पेशल केस अपन पढ़ते हैं। फिर स्पेशल केस पढ़ने के बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं स्पेशल केस के बारे में। और दोस्तों यहाँ अगर अपनी 1 घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन, तो ऑफलाइन क्लास की 2 घंटे की क्लास के बराबर है। क्योंकि यहाँ ऑफलाइन क्लासेज में लिखने का समय मिलता था आपको, वह समय यहाँ पे नहीं मिल रहा है। नोट्स आप पीडीएफ में से बना सकते हो बाद में, तो उस समय अपना यहाँ पे बच रहा है। अगर यहाँ आधे घंटे की क्लास रहती है तो ये ऑफलाइन क्लास की 1 घंटे के बराबर है, और यहाँ 1 घंटे की क्लास रहती है तो ऑफलाइन क्लासेज के 2 घंटे की क्लासेज के बराबर है। ठीक है, और ऑनलाइन में फैसिलिटी भी अच्छी है, बार बार अपन क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्पेशल केस की। स्पेशल केस, ठीक है दोस्तों, स्पेशल केस क्या है इसे अपन समझते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा वी नो दैट, हम जानते हैं कि। दोस्तों इतनी सी तो इंग्लिश अपन को चलनी चाहिए, और पेपर में भी इतनी सी तो इंग्लिश आप लिखना, ताकि एग्जामिनर सोचे छोरे को इंग्लिश भी आती है, बड़ा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अच्छे नंबर देगा। ये बड़े नंबर लाने के टोट के है भैया। तो वी नो दैट हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा सिग्मा बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। इसको दे दे मैंने समीकरण नंबर 1। और दोस्तों अपन ने अभी पढ़ा कैपिटल ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन। इसको दे दे मैंने समीकरण नंबर 2। और दोस्तों अपन ने यह भी पढ़ा एप्सिलॉन बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों समीकरण 1, 2, 3 से सिग्मा का मान अपन यहाँ पुट करेंगे, एप्सिलॉन का मान यहाँ पुट करेंगे। समीकरण 1 से तो सिग्मा का मान पुट करेंगे, समीकरण 3 से एप्सिलॉन का मान पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। तो यहाँ ई बराबर क्या जाएगा? सिग्मा की जगह एफ बटा ए बटा एप्सिलॉन की जगह डेल्टा एल अपॉन एल। ये एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे बटा में आ जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। एल ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, ए इंटू चाहो लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ, कुछ नहीं लगा रहा, इसका मतलब इंटू का चिन्ह है। अब इस डेल्टा एल को मैं इधर ला रहा हूँ और ई को यहाँ ला रहा हूँ, ला सकता हूँ।
डेल्टा एल को मैं उठा के ई की जगह ले जा रहा हूँ और ई को डेल्टा एल की जगह ला रहा हूँ, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए इंटू कैपिटल ई। और दोस्तों जो डेल्टा एल है ये किसका फॉर्मूला है, तो लंबाई में विरूपण या लंबाई में परिवर्तन, किसका फॉर्मूला है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल। या इसे दोस्तों या अपन छड़ में विरूपण भी बोल सकते हैं, छड़ या वस्तु में, छड़ में विरूपण। याद रखना इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जा सकता है इस पे कि लंबाई में परिवर्तन, छड़ की लंबाई में परिवर्तन या छड़ में कितना विरूपण हुआ बल लगाने पर, उसका मान ज्ञात करो। हालांकि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए आया कैसे है ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि किसी छड़ है, कोई छड़ है, मान लो एक छड़ है, एक वृत्ताकार छड़ है जिसका डायमीटर व्यास स्मॉल डी है और इस छड़ की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। इस छड़ पर एक तनावी बल F लगाया जा रहा है। इस तनावी बल F के कारण इस छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन होगा या इस छड़ में कितना विरूपण होगा, उसका सूत्र ड्राइव करो, उसका सूत्र प्रतिपादित करो, तो ये डेरिवेशन अपन को करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए ई। ठीक है दोस्तों, तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलते अपन आगे और बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता हूँ और जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसे मैं गिवन डेटा में लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, एक 60 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार इस्पात की छड़। सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन में डेटा हमें दे रखे हैं उसे अपन गिवन डेटा में लिखेंगे। सबसे पहले कोई से भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसे कहाँ लिखेंगे, गिवन डेटा में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 60 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार इस्पात की छड़ है। तो वृत्ताकार इस्पात की छड़ जो है उसकी लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक ये वृत्ताकार इस्पात की छड़ है, ये वृत्ताकार इस्पात की यानी स्टील की छड़ है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा छड़ का व्यास 1 सेंटीमीटर है। छड़ का जो व्यास है, जो डायमीटर हमें दे रखा है स्मॉल डी, वह 1 सेंटीमीटर दे रखा है। छड़ का व्यास कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी डी का मान हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है, इस छड़ पर 1100 किलोग्राम का तनाव बल लग रहा है। जो तनाव बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बल जो लग रहा है एफ, वो लग रहा है 1100 किलोग्राम का। किसका, 1100 किलोग्राम का। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है, किलोग्राम का तनाव बल लग रहा है तो छड़ की लंबाई में 0.4 mm की वृद्धि हो जाती है। छड़ की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, छड़ की लंबाई में वृद्धि हो जाती है या छड़ की लंबाई में कमी हो जाती है। इसका मतलब लंबाई में परिवर्तन हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है, लंबाई में परिवर्तन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यानी डेल्टा एल का मान दे रखा है 0.4 mm। क्या दे रखा है, 0.4 mm। आगे क्या कर रहा है, तो छड़ के पदार्थ का यंग मापांक ज्ञात करो। यंग मापांक यानी कैपिटल E का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि बल किलोग्राम में रहेगा तो सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में रहेगी, क्योंकि E का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है, या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे किलोग्राम में है तो डायमेंशन सेंटीमीटर में आएगी, तो ये और तो लंबाई भी सेंटीमीटर में, व्यास भी सेंटीमीटर में, लेकिन लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल mm में है।
तो इस mm को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। पहले तो mm को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, 10 का भाग। तो 0.4/10 तो आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में स्टार लगा के, mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, ये पेपर में नहीं लिखना, ये तो मैं ध्यान रखने के लिए लिख रहा हूँ। mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए 10 का भाग लगाते हैं, 10 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं बच्चों, 10 का भाग लगाते हैं। तो 0.04 सेंटीमीटर में आ गए। अब दोस्तों वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कैपिटल ई का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, FL/AE होता है डेल्टा एल का। डेल्टा एल का फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा कुछ ही देर पहले, छड़ की लंबाई में विरूपण का FL/AE होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है। ई का मान ज्ञात करना है तो ई को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ डेल्टा एल की जगह, और डेल्टा एल को उठा के कहाँ ले जाता हूँ, ई की जगह ले जाता हूँ, ले जा सकता हूँ वर्ग गुणा में से। तो ई बराबर क्या जाएगा, FL/A इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे। एफ का मान कितना है 1100, एल का मान कितना है, एल का मान है दोस्तों 60 सेंटीमीटर बटा ए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो क्वेश्चन में दे रखा, लेकिन व्यास हमें क्वेश्चन में दे रखा है, व्यास हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और जब भी व्यास क्वेश्चन में दे दें तो वृत्ताकार छड़ का क्षेत्रफल होता है π/4d²। याद रखना, हालांकि अभी तक आपने वृत्त का क्षेत्रफल πr² पढ़ा है। तो अगर त्रिज्या को व्यास में चेंज करते हैं, त्रिज्या को किस में चेंज करते हैं, व्यास में चेंज करते हैं, तो सूत्र बनता है a बराबर π/4d²। तो आज के बाद क्षेत्रफल का सूत्र यही याद रखना, जब भी वृत्ताकार छड़ का व्यास दिया जाए तो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा π/4d²। क्या लगेगा, π/4d²। तो क्षेत्रफल की जगह π/4d²। डी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। और डेल्टा एल का मान कितना है, डेल्टा एल का मान है 0.04, 0.04। तो ठीक है भैया, ए की जगह π/4d², डी का मान क्वेश्चन में दे रखा है, और डेल्टा एल का मान 0.04। ये 4 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउ है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं भी होगा, हालांकि है, फिर भी कंफर्म कर लेना एक बार, मैं भी कंफर्म कर लूंगा। पहले तो था, इस बार सेमेस्टर वाइज सिस्टम है या नहीं है पता नहीं है, होगा इसमें बार भी। ठीक है, फिजिक्स में तो रहता है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेटर से अपन इसे सोल्व करेंगे तो ई का मान आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर चलाना मैं आगे अगली क्लासों में आपको सिखा दूंगा, तो कैलकुलेटर सभी के पास होना चाहिए। सोल्व करोगे तो ई का मान आ जाएगा 2.1 × 10⁶, 2.1 × 10⁶। इसका मात्रक क्या रहेगा, अरे यार ये एलान में गजब कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जब इसे सोल्व करेंगे तो ई बराबर आएगा 2.1 × 10⁶। इसका मात्रक क्या आएगा, फोर्स किलोग्राम में, तो किलोग्राम और बटा में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मात्रक नहीं लगाओगे तो इसके भी नंबर कटते हैं पेपर में, तो मात्रक लगाना मत भूलना। ठीक है, मात्रक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों, वह रहेगा कर्तन विकृति। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, कर्तन विकृति। और इस कर्तन विकृति वाले टॉपिक को अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी ना किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक दोस्तों के शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो अपन से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।